हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एचपी टीजीटी कमीशन की क्लासेस जो हैं वो आज से आपकी शुरू हो रही हैं, जहां पर हम फर्स्ट क्लास को डील कर रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ। एंड केमिस्ट्री में जो हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इट मींस इस चैप्टर को हम पहले डिटेल एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हर एक चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी हर कुछ नहीं पढ़ना है। आप ना ही तो 11th क्लास में है और ना ही तो आप 12th क्लास में है। आपने टीजीटी कमीशन देना है तो आपको वो चैप्टर्स पता होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं टीजीटी कमीशन एग्जामिनेशन के लिए। एंड वही सिलेक्टेड टॉपिक्स को हम यहाँ पे उठाएंगे जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपके बनते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है दैट इज केमिस्ट्री की है। तो यहाँ पर इसी सेम मेथड से आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। तो चैप्टर को सबसे पहले हम समझेंगे। कोई भी कोर्स होगा जो आपका केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, हम पहले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं किसी भी चैप्टर के, उनको हाईलाइट करेंगे, समझते चलेंगे। एंड जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बेसिस पे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपके उस चैप्टर के बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट जो रहते हैं आपके टीजीटी कमीशन के लिए, हम उनको डील करेंगे। यानी तैयारी जो है आपकी बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे पहला जो पॉइंट है, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है मैटर। मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसका क्या है, एक स्पेसिफिक मास हो, ठीक है। एंड उसकी कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, या ये भी बोला जाता है जो कि क्या करती हो, एक तरीके का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, मैटर। अब मैटर को जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पता है कि आपके सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़े दूर रहते हैं। एंड गैसेस में जो आपकी मोलिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है बेटा, काफी ज्यादा दूर रहते हैं। तो ये बेसिक सा आइडिया है जो कि इस चैप्टर के पहले वर्ड यानी मैटर के बारे में हमें बताता है। इसके बाद जो है मैटर को हम किस तरीके से आगे फर्दर जो है वो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं। अब मैटर को हम दो मेथड से क्लासिफाई करते हैं। एक रहता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा रहता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी आगे जो इसके पार्ट बन जाते हैं सिर्फ तीन ही है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की बात करते हैं। एंड जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपकी जो मैटर रहेंगे उनको हम किसी किसी क्लासिफाई करते हैं। एक रहते हैं आपकी प्योर सब्सटेंसेस और एक तरफ रहते हैं मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस जो हैं इनकी आगे सब कैटेगरीज बन जाती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स की भी आगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स बन जाते हैं। एंड सिमिलर इसी मेथड के साथ प्योर सब्सटेंसेस को जो दूसरी तरफ हमने क्या किया है, डिसइंटीग्रेट किया है कंपाउंड्स में। तो कंपाउंड्स भी आपके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। एंड यहाँ पे जो मिक्सचर है इसको जो है दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, जो कि क्या है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये सिंपल सा एक डायग्राम जो है वो हर बच्चे को पता होता है जो कोई भी टीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। अब इसके बाद जो है हम सबसे पहले यहाँ पे डील करते चलेंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मिक्स करना किसी भी दो या दो से सब्सटेंसेस को एक ही प्रपोर्शन में, कोई भी प्रपोर्शन हो सकता है आपका, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम प्रपोर्शन में करना है। एक चीज आपकी ज्यादा भी हो सकती है, दूसरी चीज कम भी हो सकती है, तीसरी चीज थोड़ी और ज्यादा हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्रपोर्शन में आप दो या दो से सब्सटेंसेस को जब मिला देते हो तो दिस इज टर्म्ड एज मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो है वो क्या हो सकता है, आपका होमोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर का बोलने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, ठीक है। एंड हेट्रोजीनियस में क्या होता है, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट। बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस सेकंड जो आपका टॉपिक है दैट इज योर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या है, जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है। फिक्स्ड कंपोजिशन रहती है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है, नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है। आप उनको वेरी नहीं करते, एक प्रॉपर्टी नहीं रहती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती हैं। तो दिस इज टर्म्ड एज नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज। और एलिमेंट जो है वो क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं, ठीक है। जबकि जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, वो कब फॉर्म होते हैं, जब आपका एटम जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है कंबाइन करता है इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज योर मास एंड वेट। तो मास क्या है आपको पता है, अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोल देते हैं मास। ठीक है, अब मास को हमेशा वेट के साथ जो है हम क्या करते हैं, इसका रिलेशनशिप जो है देखते हैं। वेट क्या है, एक तरीके की फोर्स है, ठीक है, जो कि एक्सर्टेड बाय अ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास क्या है कोई एक बॉक्स है तो इसमें जितनी भी कंपोजिशन रहेगी, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मैटर जो है इसमें रहेगा, हम उसको क्या बोलेंगे कि इसका मास है। लेकिन जब मैंने इसको किसके ऊपर रखा है, आपकी अर्थ के ऊपर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, एक्सर्टेड बाय द, और ये फोर्स जो है अर्थ लगा रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, exerted by the gravity of the earth. It means यहाँ पर mg को जब मैं कंबाइन करके लिखती हूँ तो बेटा ये क्या बन जाता है, मेरा वेट बन जाता है। जहां पर m यहाँ पर किसको डिनोट करता है, मास को डिनोट कर रहा है, एंड यहाँ पर जो g है ये किसको डिनोट करता है, आपकी ग्रेविटी को। अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, दिस इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि सिंपल हम ग्रेविटी नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये जो भी बच्चे हैं आपके जो टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर है या कोई फ्रेशर है और वो कोई ऐसा चैनल देखना चाहता है जहां पर उसकी तैयारी जो है बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू हो, ठीक है, चैप्टर वाइज शुरू हो, तो वो इस चैनल को जो है बेटा इस चैनल के ऊपर आ सकता है। इस चैनल को जो है आप शेयर कर सकते हो उन स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आपकी तैयारी जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ आपकी आगे बढ़ती जाए। सेकेंड, यहाँ पे जो हम फिजिकल क्वांटिटी को देखने वाले हैं दैट इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम को देखते चलिए। वॉल्यूम क्या है कि अगर मैंने क्या बोला कि आपके पास क्या है, कोई बैलून है और उसके अंदर जो है आपने हवा भरी, तो मतलब इसके अंदर क्या है, इतना स्पेस इस गुब्बारे ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, कोई भी मैटर चलेगा, यूजुअली बाय लिक्विड और गैसेस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में वॉल्यूम बोल देते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्जन्स भी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज जो है वो आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपका जो है मेन कोर्स है, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। अब वॉल्यूम जो है उसका आपको पता है बेटा, जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ रेज टू पावर 3। ठीक है, अब लेंथ को हम मापते हैं मीटर में, तो ये मीटर का क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो 1 मीटर क्यूब बेटा किसके इक्वल होता है, आपको इतना तो पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल रहता है, दैट इज योर 100 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इसको और फर्दर कन्वर्ट करते चलूं तो 10 रेज टू पावर बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 को मैं 10 रेज टू पावर 2 लिख सकती हूँ। तो अंदर कितना है, 10 रेज टू पावर 2 है, बाहर बेटा क्या है, तो देखो ये क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना आया, 1 मीटर का क्यूब जो है इक्वल होता है 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और जो है वो क्या करना चाहती हूँ, और इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, दैट इज योर 1 मीटर का जो आपके पास ये क्यूब था। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करती चलूं दैट इज योर 10 रेज टू पावर 3 लीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, ये तो ये छोटी छोटी कन्वर्जन जो है वो आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को लेने वाली हूँ, दैट इज योर डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी हम सभी जानते हैं, रो के साथ हम इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज योर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि ये फॉर्मूला आपको बहुत सिंपल सा पता है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो किलोग्राम मीट, ये बेटा यहाँ पे 3 आना था, एंड अगर हम इसको सीजीएस में कर लो, चाहे आप ऐसा यूनिट सिस्टम की बात कर लो। ठीक है, जब आपको फॉर्मूला पता है, मास को किलोग्राम में, वॉल्यूम को बेटा किस में देते हैं हम, मीटर का क्यूब, तो ये इस तरीके से आ गया। और ऐसे सिस्टम में दूसरे मास को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सीजीएस में, दैट इज अ ग्राम, एंड जो आपकी लेंथ के यूनिट्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आपके ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज योर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है, ये हमें बताता है किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस के बारे में। ठीक है, तो इसके मेनली जो यूनिट्स रहते हैं, चाहे आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापो, डिग्री फारेनहाइट में मापो, या केल्विन, केल्विन के साथ जो है डिग्री बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन जो एसआई सिस्टम है, यानी ओवरऑल जितना भी हमारा यूनिवर्स है, उसमें हम जो टेम्परेचर को मापते हैं तो वो किस में मापा जाता है, ओनली योर केल्विन स्केल में। ठीक है, केल्विन में ही मापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से टेम्परेचर के कन्वर्जन्स भी आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं
विच इज इक्विवेलेंट टू फारेनहाइट में अगर मैंने इसको चेंज करना है तो ये होता है 5 डिवाइडेड बाय 9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 35। ठीक है, अगर आप सेल्सियस से आप फारेनहाइट में जाना हो, दो स्केल्स दी गई हैं, तो ये कन्वर्जन भी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज योर बेटा 5 डिवाइडेड बाय 9। अगर मेरे पास डिग्री फारेनहाइट है और मैंने किस में जाना है, सेल्सियस में जाना है, तो बेटा आप क्या कर लो, इस दोनों को रिवर्स कर लो, कितना बन जाएगा, ये इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो 9/5 बन जाएगा। डिग्री फारेनहाइट की जगह की डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस की जगह पॉजिटिव 32। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं उसको केल्विन में करना चाहूँ तो केल्विन दैट इज जो भी केल्विन में टेम्परेचर दिया गया होगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे एंड उसमें से माइनस कर दोगे 273.15। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की क्या है, कुछ स्केल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर मुझे क्या करना है, केल्विन से अगर मेरे पास कोई टेम्परेचर जो है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, और मुझे केल्विन में जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में मैं क्या कर दूंगी, इस वैल्यू को प्लस कर दूंगी 273.15। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। जनरली जो हम ऐड करते हैं 273 हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं दैट इज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आपने देखा होगा आपके फिजिक्स में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एक्चुअल में होते क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये मीनिंगफुल डिजिट्स हैं विच आर नॉन विद सर्टेनिटी। ठीक है, मीनिंगफुल डिजिट्स रहते हैं ये, मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, ठीक है, विच आर नोन, सिंपल सी लैंग्वेज आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन है ये, विच आर नोन विद सर्टेनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहती हूँ आपको। ठीक है, अगर मेरे पास मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, मेरे पास है 11.4 मिलीलीटर कोई क्वांटिटी है, तो 11 तो बेटा क्या है, सर्टन है। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी जो है ये क्या है, ये तो सर्टन है, ये तो आ ही रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये 0.4 जो आ रहा है, ठीक है, इस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, अनसर्टन। ठीक है, अनसर्टन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। अगर 11.4 है तो मैं इसको 11.4 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल 11 मिलीलीटर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और देखो अगर ये 6 से ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर मेरे पास 11.8 है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकती हूँ, 12 ही तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमें क्या शो कर रही है, ये वैल्यू हमें ये शो करती है कि ये किस टाइप का डिजिट है, दैट इज अनसर्टन। आप इसको ले भी सकते हो, 5 से कम है तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, अगर 5 से ज्यादा है तो आप जो है सर्टन डिजिट को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, यानी नेक्स्ट डिजिट की तरफ 11 से 12 तक भी जा सकते हो। ठीक है, ये तो है बिल्कुल आपका मीनिंग जो कि किसके बारे में शो करता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करता है। अब यहाँ पे पहला जो रूल है वो ये क्या कहता है कि ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट 0 एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर, कि जितने भी सिग्निफिकेंस डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2, 8, 5, तो यहाँ पे 0 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ये सारे के सारे डिजिट्स क्या बोले जाएंगे, सिग्निफिकेंट बोले जाएंगे। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 0.25 की बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमने कहा है एक्सेप्ट 0 एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं, फिगर्स आ रहे हैं, वो कितने हैं, ओनली 2 हैं। ठीक है, सेकेंड जो यहाँ पे रूल है वो कहता क्या है, द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर टू द लेफ्ट ऑफ द, मतलब ये इसके लेफ्ट में है तो यही इसका सेम एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सेम एग्जाम्पल जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 0.03, तो ये नॉन जीरो है इसके लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में आ रहा है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो बेटा इसमें कितने आएंगे, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा। सिमिलर मैनर में अगर मैं इसको ये बोलूँ
0052, तो यहाँ पे बेटा कितना, तो इसके लेफ्ट वाले ये तो काउंट ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 आएंगे। इसके बाद वाला जो जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट के राइट में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ 2 डेसिमल तो लेना पड़ेगा 005। ठीक है, तो डेसिमल के राइट में ये डेसिमल है, तो ये बटा इसका लेफ्ट है और ये बटा इसका राइट है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डिजिट्स ही कहलाएंगे आपके। तो ये यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे आ गए। अब देखो फोर्थ रूल देखो, द above rule propose that the number are expressed in scientific notation में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं n इंटू, तो बेटा ये क्या है, n इंटू 10 raised to power n, जहां पर ये कैपिटल n शो कर रहा है नंबर विद अ सिंगल नॉन डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और स्मॉल n क्या यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और जो आपके रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट रूल्स जो हैं बेटा वो कहते क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है, मैंने अगर आपको ये बोला कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है दैट इज पावर्स की फॉर्म में है, कितनी है वो, मेरे पास है 1 इंटू 10 रेज टू पावर 2, तो हम इसको जो है वो काउंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही काउंट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो बेटा ये कितना है, 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास 1 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट मीन्स 1 डेसिमल इंटू आगे 0 लगा हुआ है और इंटू 10 रेज टू पावर कितना है, 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है डेसिमल के राइट वाले ये वाला रूल जो है फॉलो होगा, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 2, क्योंकि 10 रेज टू पावर जितनी मर्जी हो, 2 3 4 5 6 7 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐड ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक और आपके पास जो है रूल कहता क्या है कि अगर मेरे पास क्या है, कोई नंबर्स हैं, ठीक है, कोई नंबर्स हैं, मैंने क्या बोला कि आपके पास 4.01 इंटू 10 रेज टू पावर बेटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने देखने को मिलेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है बेटा वो होता क्या है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, अब यहाँ देखो एक्यूरेसी, कोई चीज जो है वो कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेट है तो इट मीन्स मीन वैल्यू जो भी आपने किसी भी रिजल्ट की निकाली है एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है, तो वो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसको शो करता है, एक्यूरेसी को शो करता है। ठीक है, इट मीन्स अगर आपके पास कोई ट्रू वैल्यू है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल ली, ठीक है, आपको दी गई है बुक में या इस तरीके से कि आपके पास किसी बुक की लेंथ जो है 20 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, और ये 20 मीटर जो लेंथ है वो किसी भी 5 ऑब्जेक्ट की हो सकती है, तो 5 ऑब्जेक्ट की पहले आप क्या निकालोगे, उसकी मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू जितनी आएगी उससे आप ट्रू वैल्यू को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो क्या शो करेगी, आपकी एक्यूरेसी को शो करती है, एक्यूरेट वैल्यू को शो करती है। इट मीन्स हमें छोटे से छोटा एरर जो है वो किसी भी क्वांटिटी में नजर आ सकता है, जो कि हमें ये बताता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। सेकेंड यहाँ पे जो टर्म है दैट इज योर प्रोसीजन। प्रोसीजन जो है मीन्स कोई किसी भी वेरियस मेजरमेंट के क्लोजनेस को शो करता है। जब कभी भी प्रोसीजन वर्ड आता है इट मीन्स ये क्लोजनेस को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या बोलूं, इंडिविजुअल वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की एंड उनका अर्थमेटिक मीन वैल्यू जो है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस वो हमें क्या शो करता है, प्रिसीजन शो करता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर कोई क्वांटिटी है मेरे पास 2.002 है, तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 2 ही लिख सकती हूँ, तो इट मीन्स ये क्या है, ये वाली क्वांटिटी जो है वो 2 के क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं, प्रिसीजन बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी। ठीक है, डिफरेंट मासेस, मोल कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड्स। देखो अब यहाँ पे वन बाय वन हम इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर बोला गया है दैट इज योर एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास बोलने का यहाँ पे मतलब क्या है कि किसी भी एटम का मास, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती भी चलती हूँ, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय बेटा क्या, यहाँ पे एटॉमिक मास की बात हो रही है, तो इट मीन्स 1/12 मल्टीप्लाई बाय जो कि कार्बन का मास है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम।
ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके एटॉमिक मास का। उसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो बेटा क्या शो करता है आपको, दैट इज योर समीशन, मतलब ये सारा का सारा जो एटॉमिक मास है उसका आपने क्या ले लेना है, समीशन ले लेना है। ठीक है, समीशन लेके जो है जितनी भी क्वांटिटीज के साथ जो है आप क्या करो, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो दैट इज योर P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दैट इज योर सो ऑन, मतलब 100 टर्म्स तक ले लो तो P, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट इज योर समीशन PI AI डिवाइडेड बाय बेटा क्या 100। अब यहाँ पे जो PI है किसको शो कर रहा है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप हैविंग मास नंबर, जिसका मास नंबर क्या है बेटा AI है। ठीक है, PI बेटा यहाँ पे मैं इसको ये भी शो कर देती हूँ, दैट इज योर परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप जिनका एटॉमिक मास कितना है, हैविंग एटॉमिक मास AI। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो है, जिसको हम एटॉमिक मास को जब हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में। ठीक है, एटॉमिक मास को मींस जब हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम में तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ग्राम। तो obvious सी बात है कि हम इसकी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटम में, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटम। ठीक है, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है हम उसको डिफाइन करते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, दैट इज ताकि आपको जो नोट्स अगर कोई स्टूडेंट बना रहा हो तो उसको आसानी हो जाए। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all the elements of all the elements present in a molecule, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, इट मींस जब हम मॉलिक्यूलर मास को बेटा किस में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम में। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को जब हम किस में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम में, तो बेटा ये क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मूला मास फॉर एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम केटाइंस और एनाइंस की बात करेंगे। अगर देखो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ केटाइंस हैं, अगर मैं सबसे पहले केटाइंस यहाँ पे मेंशन करूँ, नंबर ऑफ केटाइंस मल्टीप्लाई विद क्या, किसकी बात हो रही है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मूला मास की, तो इसके एटॉमिक मास के साथ हम क्या कर देंगे, एटॉमिक मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा मेथड बेटा क्या कहता है कि अगर हमारे पास एनाइंस को हम क्या कर रहे हो, कंसिडरेशन में ले रहे हो, तो नंबर ऑफ एनाइंस, और इसको भी हम इसके एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरह के मेथड जो है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेवेंथ है, दैट इज योर रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड द वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्विवेलेंट टू 2 into वेपर डेंसिटी। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत इजी भी है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़े सब केसेस आ जाते हैं, तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ मैं, एंड द मोलर आपके मासेस। मोलर मासेस का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आपको कहता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम्स अगर हमें निकालनी हो। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 8th पार्ट का, अगर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम पहले हम एटम्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेकंड हम इसमें
किसको काउंट करेंगे, पहले हमने एटम्स को लिया था, दूसरी बार हम किसको लेंगे, मॉलिक्यूल्स को लेंगे। तो सेम यही मेथड, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो जहां जहां पर हमने एलिमेंट लिखा है वहां वहां पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज इसका फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास ऑफ किसका बेटा, मॉलिक्यूल का। ठीक है, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय, अब एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल का उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आप जब भी कैलकुलेशंस करोगे आपने देखते जाना है कि नंबर ऑफ मोल्स एटम्स में पूछे गए हैं या मॉलिक्यूल्स में पूछे गए हैं, वही वही फॉर्मूले जो है आपने क्या करने हैं, वहां पे लगाने हैं। थर्ड जो है यहाँ पर क्या है, अगर गैसेस की बात हो रही हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर गैसेस की बात हो रही हो तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर लेते हैं जो भी किसी गैस का रहता है, एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के निकालते हैं बाय दिस फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट जो है क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ये तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें क्या निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये भी काफी पॉपुलर है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो। ठीक है, तो बेटा किसके इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ जितने भी मोल्स रहते हैं मल्टीप्लाई विद द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एंड एवोगैड्रो नंबर्स का जो वैल्यू रहती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं किसी भी गैस के, ठीक है, या किसी भी आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, तो उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर्स के साथ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ आपके मोल्स हो गया, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं उस केस में बेटा आप क्या करोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, एटॉमिसिटी के साथ। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जो कि किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी बेटा मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम सारे फॉर्मूलाज को लिख ही रहे हैं तो इसको भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट बेटा किस मेथड से किया जाता है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज योर एटॉमिसिटी के साथ, एटॉमिसिटी के साथ। और एटॉमिसिटी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो कि आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, ठीक है, जो कि जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर मैं मास परसेंटेज बात करूं किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी अगर स्लो लग रही हो तो आप बेटा अपनी जो है वॉल्यूम या स्पीड जो है बेटा वो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मैं पढ़ा जो है आपको बहुत फास्ट नहीं सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फास्ट पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ स्लो पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखो, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो कि किसके इक्वल रहती है, किसी भी एटम का मास, ठीक है, सॉरी, किसी भी एलिमेंट का मास जो कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है, इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब परसेंटेज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है हमें इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय बेटा क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मैंने 100 यहाँ पे लिख दिया, आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे, लेट मी करेक्ट दिस बेटा। ठीक है, ठीक है, अब देखो 100 मास और यहाँ पे बेटा कंपाउंड। ठीक है, ये तो हो गया आपका मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आपका n है, ठीक है, तो
एन यहाँ पर किसको शो करता है अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें और इंपीरिकल फॉर्मूला मास की बात करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो यहाँ पर आपका मास परसेंटेज में रहते हैं दैट इज एन विच इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे क्या बन जाता है इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, empirical formula mass, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, नंबर ऑफ जो भी है आपके मॉल्स जो है आपने किस तरीके से निकाले हैं किसी भी एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो जो कि किसके इक्वल हो जाएगा एन इनटू मॉलिक्यूलर सेम इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, फॉर्मूला है बेटा ये फॉर्मूला मास निकाल सकती हो। अब इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो आपको कहता क्या है, ठीक है, क्योंकि इसका इस चीज को किसी के से फाइंड आउट करना है, उसकी जो ट्रिक्स हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको शो करके बताऊंगी। अब यहाँ पर जो ये इंपीरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या शो करता है, इंपीरिकल जो फॉर्मूला है वो ये कहता है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, इट मींस यहाँ पे मैं लिखती भी चलती हूँ दैट इज योर सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशो रहता है ऑफ वेरियस एटम्स का, वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जो प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम इंपीरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो क्या शो करते हैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है, ठीक है, एग्जैक्ट number of different types of atoms, different types of atoms, types of atoms present in a molecule जो कि किसी भी कंपाउंड में रहेंगे, atoms present in a molecule, present in a molecule of a compound, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड। आई डोंट नो मेरी राइटिंग क्यों नहीं बन रही है आज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसलिए हम जो है इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से किसको चूज करते हैं, मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, क्योंकि बड़े हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं उसके भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइप्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उनको वहां पे शो करता है, ठीक है। इसलिए हम मोस्टली जो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है, क्या निकालने की, इंपीरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला क्या है कि आप जो परसेंटेज कंपोजिशन है, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन निकली है उसको आप डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से। अगर आपने क्या निकालना है, एटॉमिक रेशो निकालना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप बेटा यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है कि डिवाइड एटॉमिक रेशो, जो ये आपका एटॉमिक रेशो फर्स्ट स्टेप से आया उसको आप डिवाइड कर दो बाय द मिनिमम नंबर ऑफ एटॉमिक रेशो टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। मिनिमम जो एटॉमिक रेशो है उससे क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है, टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट। आपके पास किस टाइप का रेशो आना चाहिए जो कि सिंपलेस्ट हो, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और फिर आपने उस सिंपलेस्ट रेशो को मल्टीप्लाई करना है किसी भी इंटीजर के साथ टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है। तो देखो ये स्टेप बाय स्टेप ही सारे के सारे वर्क जो है वो होते जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी सिंबल्स हैं वेरियस एलिमेंट्स के जो कि प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी उनके मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उसको क्या करना है with their respective whole number ratio as a subscript to lower hand corner of the symbol to obtain empirical formula, ठीक है। अब ये सारे के सारे जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि आपको मैं बताती जा रही हूँ, अब ये कल की वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेप 5 जो है वो ये कहता क्या है कि जो भी आपके पास यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला स्टेप 4 में से आया तो आपने उस इंपीरिकल फॉर्मूला को क्या करना है, n के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि कोई भी आपका डिजिट हो सकता है, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे टू ऑब्टेन द क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मींस हमें यहाँ पर इतना पता लग गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऑब्टेन करने के लिए बेटा हम n के साथ जो है इंपीरिकल फॉर्मूला को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन
कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। अब देखो स्टोकियोमेट्रिक जो है, जितनी भी कैलकुलेशन जो है, आपका जो रिएक्शन जब होती है तो एक साइड आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड एक साइड पे आपके क्या रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन जो की इन्वॉल्व होती है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोकियोमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, जितना भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का प्रेजेंट रहता है ये प्रोडक्ट का किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, जो कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी पूरे प्रोसेस को हम स्टोकियोमेट्री बोल देते हैं। तो नंबर बिफोर द फॉर्मूला, यूनिट और मॉलिक्यूल यूज्ड टू बैलेंस द इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, नंबर बिफोर द फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स, नंबर बिफोर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यूज्ड टू बैलेंस द इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं बैलेंस्ड रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, दैट इज योर, आई डोंट नो पेन ने लिखना क्यों बंद कर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मेरा पेन नहीं चल रहा है, एक सेकंड बेटा। हाँ, नाउ आई कैन सी, यहाँ पीछे चल रहा है, नो आई थिंक हैंग अप, जस्ट गिव मी 2 minutes बेटा। आई डोंट नो, my pen is not working. ओनली यहाँ पे मेरा कर्सर ही चल रहा है, आई डोंट नो मेरा ये पेन टैब का पेन क्यों नहीं चल रहा है, फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आई थिंक। कर्सर चल रहा है बट इट्स नॉट शोइंग, माय पेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट मी इंसर्ट इट फर्स्ट, लेट मी चेक, यस। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, स्टोकियोमेट्री, सो सॉरी फॉर द so sorry for your wait। अब देखो, again it's not working, okay now it's working, okay। अब बेटा देखो, स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस हैं, उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि कोई भी अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है, तो मैं अगर बात करना चाहूंगी यहाँ पे फर्स्ट की, दैट इज योर इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन, तो बैलेंस्ड रिएक्शन जो है वो सिंपल सी मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी, दैट इज योर मीथेन CH4 जो कि बेटा एक तरीके की गैस है, प्लस दैट इज योर ऑक्सीजन जो कि बेटा एक गैस है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने इसकी। ठीक है, बैलेंस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार्बन के देख लो 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 4, 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे एंड 2 ऑक्सीजन के बेटा यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तरीके की बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, इट मींस कोफिशिएंट जो है O2 की, ठीक है, ये 2 जो क्या है बेटा, कोफिशिएंट है किसका, O2 का। ठीक है, एंड जो ये 2 है कोफिशिएंट बेटा किसका, राइट साइड के ऊपर, किसका, H2 का। इन्हीं कोफिशिएंट्स को बेटा हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर स्टोकियोमेट्रिक, दैट इज कॉल्ड एज स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, दैट इज योर कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो,
अब सिमिलरली जो है आपके जो ये मीथेन है ये बच गया और बेटा ये बच गया, तो इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटा वो कितने हैं, 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका जो 1 मोल है किसका, मीथेन का, ये रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स किसके, आपके ऑक्सीजन के साथ। तो वो हमें क्या दे रहे हैं, 1 मोल दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एंड द 2 मोल्स बेटा किसके मिल रहे हैं हमें, आपके वाटर की। ठीक है, यहां से हमें ये पता लग रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने पहले मोल्स के बारे में बात करी, अब हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते हैं। सेकंड जो है मॉलिक्यूल्स, मतलब आपका 1 मॉलिक्यूल किसका, मीथेन का, रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स किसके, ऑक्सीजन के। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं हमें वाटर के। सिमिलर मैनर में अगर मैं बात करूं 21 मोल जो है 22.7 लीटर बेटा किसका, मीथेन का रिएक्ट कर रहा है। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई को 22 को बेटा 22.7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये बेटा कितना बनेगा मेरे पास, दैट इज 54.4 लीटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 मोल बेटा किसके इक्वल, अभी मैंने बताया 22.7 लीटर मिल रहा है हमें किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड 2 मोल्स बेटा किसके इक्वल बन जाएंगे, 44.4 लीटर किसका मिल रहा है हमें, वाटर का। ठीक है, पूरे तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से, अगर हम 16 ग्राम किसकी बात करें, मीथेन की बात करें, जो कि रिएक्ट कर रही है मॉलिक्यूलर मास की, अब हम बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं 2O2, इट मींस यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इंटू कितना बनेगा 32 यानी 64। ठीक है, 64 किसका, ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बेटा क्या मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज 14, हाँ तो यहाँ पे 44 ग्राम, हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, 44 ग्राम ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड यहाँ पर 18 ग्राम ऑफ किसका, वाटर का, H2O का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे हमने क्या कर लिया है, इसको हर एक तरीके से हमने देख लिया है, मोल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स की टर्म में, गैस के भी टर्म में, एंड बेटा यहाँ पे जितने भी एटम्स की जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास हैं उनके टर्म में भी हमने इसको देख लिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें लिमिटिंग रीजन की, ठीक है, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, ऐसा रेक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन अ रिएक्शन, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग रीजन बोल सकते हैं। अब ये लिमिटिंग रीजन जो है ये डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ जो अदर रेक्टेंट्स हैं, ठीक है, जो कि रिएक्टेड करेंगे, और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि फॉर्म हो करेंगे। इट मींस ये लिमिटिंग रीजन ही हमें ये बताता है, ये डिसाइड करता है कि आपके रेक्टेंट्स का और आपके प्रोडक्ट्स का, ठीक है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेंगे एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे, उसका अमाउंट जो है वो यही लिमिटिंग रीजन क्या करता है, आपका डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रीजन है इसकी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए लिमिटिंग रीजन। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकती हूँ कि ऐसा रेक्टेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। ठीक है, और यही क्या करता है बेटा, डिसाइड करता है, decides the amount of reactant, ठीक है, reactant एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट जो कि रिएक्टेंट करेंगे एंड प्रोडक्ट्स जो कि फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म जो है किसी भी सॉल्यूशन की, उनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो 7 टाइप्स की हैं, 7 या 6 टाइप की हैं, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, दैट इज मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि सॉल्यूट जितना भी रहता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय, सॉल्यूशन की बात हो रही है तो मास किसका आएगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो ऑब्वियसली बात है हमें इसको 100 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालने के लिए। सेकेंड यहाँ पे देखी जाती है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज
ठीक है, जो जो मुझे यहाँ पे याद आती जाएंगी बेटा मैं सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करती जाऊंगी। वॉल्यूम परसेंटेज जो है तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी आपका कोई भी दो सब्सटेंसेस हो सकते हैं। वॉल्यूम मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास ए एंड बी, ठीक है, इसका वॉल्यूम परसेंटेज मैं निकालना चाहती हूँ। तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय, चाहे ए का निकालो चाहे आप बेटा बी की निकालो, तो जब आप बी की निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ बी काउंट कर लेना, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो वॉल्यूम बेटा किसका, वॉल्यूम ऑफ ए, लेकिन सॉल्यूशन तो बेटा वॉल्यूम दोनों का ही बन रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ बी, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, ठीक है, दिस इज बी। अब थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम पीपीएम भी बोलते हैं, ठीक है, पीपीएम इसकी फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। अब ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि ए कोई सब्सटेंस है जिसका हमने पार्ट्स पर मिलियन निकालना है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड जो कि कंपाउंड मैंने क्या लिया है ए, डिवाइडेड बाय जो टोटल मास रहेगा सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बेटा 100, सॉरी 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई होता है आपका 10⁻⁶, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन को बेटा हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स बेटा मैंने मान लिए ए एंड बी, ठीक है, मुझे मोल फ्रैक्शन या चाहे मैं ए की निकालूं चाहे मैं बी की निकालूं, ठीक है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, अगर मोल फ्रैक्शन बेटा जाई ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं ए की निकाल रही हूँ, अगर बी की निकालनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ मोल्स आप किसके लोगे, पहले बी के लोगे, ठीक है। अगर मैं ए की निकाल रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, सॉल्यूशन के, क्योंकि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन की ही क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बेटा किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो कि किसमें है बेटा ए के हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन में बेटा क्या है, सॉल्यूशन किसका है ए एंड बी का, तो ऑब्वियस सी बात है एन ए प्लस एन बी, तो ये किस क्या शो कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की शो कर रही है। सिमिलर मैनर में अगर मोल फ्रैक्शन जो है बेटा बी की निकालनी है आपने, तो ऑब्वियस सी बात है एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि दैट इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को बेटा अगर आप प्लस करो दोनों इक्वेशन को तो आपको क्या आएगा, ये 1 आपका आंसर इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म बचती है फिफ्थ टर्म, दैट इज जो हम यहाँ पे बात करते हैं मोलैरिटी की, ठीक है, आई थिंक दिस इज द फिफ्थ, हाँ, मोलैरिटी, ठीक, कंप्लीट लेक्चर जो है बेटा मैं वन शॉट वीडियो में ही आपको बता दे रही हूँ ताकि आपका भी टाइम जो है वेस्ट ना हो। अब जो मोलैरिटी है वो क्या शो करती है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि किसी भी सॉल्यूट में प्रेजेंट रहते हैं डिवाइडेड बाय बेटा क्या, जो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इट मींस मैं इसको किसी एम के साथ हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जो कि इक्विवेलेंट रहता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड जनरली जो वॉल्यूम हम सॉल्यूशन का लेते हैं वो लीटर्स में ही यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो m है विच इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बेटा मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला भी बनेगा ना बेटा, फॉर्म मास जो है सॉल्यूट का मल्टीप्लाई विद दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दैट इज योर मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका, सोल्यूट का मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम जो कि बेटा हम किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में ले रहे हैं, ठीक है। दोनों मेथड्स जो है आपको पता होने चाहिए, ये दो मेथड हैं, ठीक है। इस तरीके से भी ले लो फॉर्मूला में, और इस तरीके से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है आपका किस तरीके से पूछा गया है। अगर सिंपल आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, उसको वॉल्यूम ले लोगे लीटर में, ठीक है। अगर आपको मास या मोलर सोल्यूट का मास दिया गया है, ठीक है,
तो अब सोल्यूट का मास लिखोगे, उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और नीचे उस सोल्यूट का मोलर मास निकाल के उसको वॉल्यूम जो कि मिलीलीटर में है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास मोलैरिटी जो है वो आ जाएगी। अब जनरली जो यूनिट्स रहते हैं मोलैरिटी के वो क्या रहते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, और या हम इसको इसी के से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली बेटा यही वाले यूनिट्स लिखो आप, ठीक है, ज्यादा इतनी डिटेल में भी नहीं जाना है हमने, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं मोलैरिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिखना चाहूँ कि कई बार आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मोलैरिटी को इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो बेटा ये क्या रहता है आपका परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज बाय वेट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं उसको 100 के साथ, डिवाइडेड बाय बेटा मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय योर मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर हम डाइल्यूशन की बात करते हैं तो डाइल्यूशन के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इन केस ऑफ, अगेन पेन जो है बेटा रुक गया है, रुको मुझे फिर से पेन टैब को क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन अप करना पड़ेगा। यस, इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन जो है, इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन में बेटा हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज m1v1 विच इज इक्विवेलेंट टू m2v2, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगता है m1 एंड v1 जो है बेटा, m आपका मोलैरिटी को शो करता है एंड v जो है बेटा किसको शो करता है। मैं पीछे थोड़ा सा यहाँ पे बैक लिख के जाना चाहूंगी, अगर आप किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है तो m1 बेटा क्या है, मोलैरिटी है एंड वॉल्यूम है, 1 की बात हो रही है, इट मीन्स बिफोर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन नहीं हुआ है, एंड m2v2 जो है वो मोलैरिटी है एंड वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को इन केस नहीं पता है। एंड यहाँ पर जो सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज योर मोलैरिटी, ठीक, मोलैरिटी हमने कर ली है, दैट इज योर मोलैलिटी, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये स्मॉल m या मोलैलिटी को हम किसी के से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दैट इज योर जो मास है सॉल्वेंट का, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट में ही सोल्यूट को क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं, और ये मास जो है हमेशा किलोग्राम में आपका देखा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट का जो मास है ग्राम में लेना हो, अगर हम यहाँ पे मोलर मास की टर्म में हम मोलैरिटी को लिखना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, जिस तरीके से हमने पहला मोलैरिटी वाला, दो तरीके के फॉर्मूले हैं, ठीक है, दोनों तरीके के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले अगर मास की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मास के टर्म में क्या बन जाएगा, ये जो सोल्यूट का मास है उसको बेटा मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते थे, 1000 के साथ, डिवाइडेड बाय बेटा क्या, मोलर मास जो कि सोल्यूट का है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का जो है, और उसको बेटा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, और ये सॉल्वेंट का मास किस में चला जाएगा, उससे भी स्मॉलर यूनिट्स में, दैट इज योर ग्राम, किलोग्राम के बाद ग्राम में ही हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसआई यूनिट है मोलैरिटी की, ठीक है, वो क्या रहते हैं आपके पास, मोल और पर किलोग्राम, ठीक है, ये आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। तो देखिए ये जो चैप्टर है वो मैंने आपको पूरा, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो इसी चैप्टर के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे आपके, मिनिमम जो है हम 25 से लेके 30 क्वेश्चंस तक जो है लेने की कोशिश करेंगे, अगर किसी चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो हम उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।